हाय गाइस। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग अब देखते हैं सेक्शन 22 से लेकर 25 तक। तो आइए देखें कि बेयर एक्ट में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 22 से लेकर 25 में क्या लिखा गया है, किन बातों का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 22 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 22 बात करता है power to transfer suits which may be instituted more than one court, यानी कि जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and it's instituted in one of such court and any defendant after notice to the other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court and the court to which such application is made after considering the objection of the other parties, if any, shall determine in which of the several court having jurisdiction the suit proceeds। यानी कि जहाँ कोई वाद दो या दो से अधिक न्यायालयों में उसमें से किसी भी एक न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, किसी भी एक न्यायालय में फाइल किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया है, यानी कि जुरिस्डिक्शन एक से अधिक कोर्ट को है लेकिन फाइल किसी एक कोर्ट में किया गया है, तो उसमें जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है, वह अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव वह कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी वह इसको उठा सके कि इस मामले को इस कोर्ट से इस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम अवसर पर वह और उन सब मामलों में जिसमें ऐसा कुछ इश्यू लाया गया है, ऐसे स्थिरीकरण और उसके पहले किसी अन्य न्यायालय को वाद अंतरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और वह न्यायालय जिससे ऐसा आवेदन किया गया है अन्य पक्षकारों के ऑब्जेक्शन पर विचार करेगा और विचार करने के पश्चात यह अवधारित कर सकेगा, यह निर्णित कर सकेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद चलेगा। तो ये सेक्शन 22 बात करता है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, यानी कि जहां एक से अधिक न्यायालयों को किसी मामले की विचारण की शक्ति है और उन न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय के समक्ष वैसा वाद लाया गया है, तो प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को नोटिस देते हुए उसके अंतरण के लिए एक आवेदन दे सकेगा। सेक्शन 23 देख लेते हैं हम लोग, जो बात करता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी कि किस न्यायालय के समक्ष ऐसे ट्रांसफ़र से संबंधित एप्लीकेशन जाएगा, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। तो आइए देखा जाए सेक्शन 23 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। वेयर द सेवरल कोर्ट हैविंग jurisdiction are subordinate to the same appellate court and application under section 22 shall be made to the appellate court। जहाँ appellate court के एक ही appellate court है, एक ही अपीलीय न्यायालय है और वे सारे न्यायालय उसी अपीलीय न्यायालय appellate court के अधीन हैं, सबऑर्डिनेट हैं, तब उस अपीलीय न्यायालय में आवेदन किया जा सकेगा। Where such court are subordinate to different appellate courts but the same high court, application shall be made to the high court। यानी कि अब जो है दूसरे में ऐसा सीन आता है
कि ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीन होते हैं, लेकिन वो एक ही उच्च न्यायालय, एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं। तो उस दशा में आवेदन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। किस केस में? जहाँ की वह अपीलीय न्यायालय, विभिन्न अपीलीय न्यायालय हैं जो उन कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन रखते हैं, लेकिन वो दोनों अपीलाट कोर्ट जो हैं वो सेम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। तो उस दशा में जो एप्लीकेशन जाएगा वह ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाएगा। तीसरा बात करता है कि वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situate। यानी कि जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद लाया गया है। यानी कि इसमें क्या है कि दो अलग अलग हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगता है। तो जहाँ ऐसा केस है, जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के सबऑर्डिनेट होते हैं, वहाँ जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जाएगा वह उस उच्च न्यायालय में जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद लाया गया है। अब हम लोग सेक्शन 24 देखते हैं जो बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। तो आइए देखा जाए सेक्शन 24 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड जो बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। अंतरण और विड्रॉल मतलब प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage, the High Court or the District Court may at any stage transfer any suit, appeal or other processing pending before it for the trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। यानी कि ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित हैं, अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। अथवा B. Withdraw any suit, appeal or other processing pending in any court subordinate to it and try to dispose of the same. Transfer the same for trial or dispose to any court subordinate to it and competent to try or dispose the same। यानी कि अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों को विड्रॉ कर सकेगा, वापस ले सकेगा तथा उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, अथवा अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। अथवा तीसरा जो है retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn। यानी कि विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यंतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण हुआ है, यानी कि विड्रॉ किया गया है। दूसरा सबसेक्शन बात करता है सेक्शन 24 का कि वेयर एनी सूट और प्रोसेसिंग has been transferred or withdrawn under subsection 1,
The court which is thereafter to try or dispose of such suit or processing may subject to any special direction in the case of an order of transfer either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn। यानी कि जहाँ किसी वाद या कार्यवाही का अंतरण उपधारा 1 के अधीन किया गया है तो वहाँ न्यायालय जिसे ऐसे वाद या कार्यवाही का उसके बाद विचारण करना है या उससे निपटाना है, अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस कार्यवाही से आगे कार्यवाही कर सकेगा जहाँ से उसका अंतरण या उसे विड्रॉ किया गया था। तीसरा सब सेक्शन बात करता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन द कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज शैल बी डीम्ड टू द सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि जो एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट समझे जाएंगे। अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे। और दूसरा बात करता है प्रोसेसिंग इंक्लूड अ प्रोसेसिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। और कार्यवाही के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही भी आती है। चौथा सबसेक्शन बात करता है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस shall for the purposes of such suit be deemed to be a court of small cause। यानी कि किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्याहृत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए लघुवाद न्यायालय ही समझा जाएगा। और पांचवा सबसेक्शन बात करता है अ सूट और प्रोसेसिंग में बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इट। यानी कि कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अंतर्गत अधीन अंतरित की जा सकेंगी जिसे उसका विचारण करने का कोई अधिकार नहीं है, उस मामले को विचारण करने की उस कोर्ट की शक्ति नहीं है, तब भी इस धारा के तहत उसका अंतरण किया जा सकता है। किस कोर्ट में? सक्षम न्यायालय में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में। अब हम लोग सेक्शन 25 देख लेते हैं जो बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एटसेट्रा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में सेक्शन 25 बात करता है, उसके वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। On the application of a party and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or other processing be transferred from High Court or other civil court in one state to a High Court or other civil court in any other state। यानी कि किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी स्टेज पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित कर दी जाए। तो ये है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर। एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन
Every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit. यानी कि इस धारा के अधीन जो आवेदन आएंगे ट्रांसफ़र के लिए, प्रत्येक आवेदन पर उनके अनुसमर्थन में एक शपथ पत्र लगाया जाएगा, एक एफिडेविट लगाई जाएगी. The court to which such suit, appeal or other processing is transferred shall, subject to any special direction in order of transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred. यानी कि वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित की गई है, अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अंतरित किया गया था. यानी कि द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील or other processing is transferred shall, subject to any special direction in order of transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred. सबसेक्शन 4 बात करता है in dismissing any application. Under this section, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2,000 rupees if it considers appropriate in the circumstances of the case. यानी कि उस आवेदन को देखने के पश्चात आवेदन को खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है, उसकी यह ओपिनियन है कि आवेदन वेक्सेसियस नेचर का था, फ्रिवोलस था, तंग करने के लिए था, परेशान करने के लिए था, तो आवेदक को यह आदेश दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है, किसको, जिसने एप्लीकेशन का अपोज किया है, उसका विरोध किया है, उसे कंपनसेशन के रूप में 2,000 रुपये तक राशि दे, उसका भुगतान करें, जो मामले और परिस्थितियों में न्यायालय उचित समझेगा. तो 2,000 रुपये तक वह कंपनसेशन दिला सकता है जिसने फ्रिवोलस या वेक्सेसियस टाइप का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिया हुआ है. किस पार्टी को जाएगा? जिस पार्टी ने उस आवेदन का अपोज किया है, जिस पार्टी ने उस एप्लीकेशन के बारे में विरोध किया है. 5वां सबसेक्शन बात करता है द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसेसिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ which the court in which the suit, appeal or other processing was originally instituted ought to have applied to suit, appeal or processing. यानी कि इस धारा के अधीन अंतरित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू होने वाली विधि वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मूलतः संस्थित की गई थी, ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों को लागू करता या वहाँ उसे अप्लाई करता. द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसेसिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ विच द कोर्ट इन विच द सूट, अपील और अदर प्रोसेसिंग was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or processing. अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं सेक्शन 26 से आगे.